Good evening friends, welcome back to my YouTube channel रेनू मित्तल कोचिंग क्लासेस। आई एम योर फ्रेंड रेनू। कैसे हैं आप सब? आज हम करने वाले हैं सम इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज ऑफ इनकम टैक्स। राइट, इसकी एक वीडियो मैंने पहले ही पोस्ट की हुई है। अभी मैं लेके आई हूँ इससे और थोड़े डिफिकल्ट क्वेश्चंस। राइट, सो लेट्स स्टार्ट। हियर इज अ फर्स्ट क्वेश्चन। फॉलोइंग आर द इंफॉर्मेशन फॉर अ हाउस प्रॉपर्टी। हाउस प्रॉपर्टी के लिए इंफॉर्मेशन दी गई है। म्यूनसिपल वैल्यू 4,50,000, फेयर रेंटल वैल्यू 5 लाख, स्टैंडर्ड रेंट दिया हुआ है 4,80,000, एक्चुअल रेंट दिया हुआ है 4,20,000। व्हाट इज द ग्रॉस एनुअल वैल्यू ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी? इनमें से बताना है हमारी जो ग्रॉस एनुअल वैल्यू होगी हाउस प्रॉपर्टी की वो कैसे कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि ग्रॉस एनुअल वैल्यू कैसे कैलकुलेट की जाती है। हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो आ जाएगा 4,80,000। बट कैसे आएगा? लेट्स सी। To determine the gross annual value of a house property, we consider the following values: municipal value, fair rental value, standard rent, and actual rent received. Now, step by step. First step is compare the municipal value and fair rental value and take the higher value. सबसे पहले हमें देखना है म्यूनसिपल वैल्यू एंड फेयर रेंटल वैल्यू में से कौन सी वैल्यू हायर है। सो उसको हम टेक द हायर वैल्यू। सो हमारी जो हायर वैल्यू होगी वो क्या है? फेयर रेंटल वैल्यू है, दैट इज 5 लाख। नाउ 4,50,000 को क्रॉस कर दो, हमारी वैल्यू जो होगी 5 लाख होगी। राइट, नाउ सेकंड स्टेप, कंपेयर द वैल्यू obtained in स्टेप 1 विद स्टैंडर्ड रेंट। अब जो वैल्यू हमने स्टेप 1 में कैलकुलेट की है उसको हम कंपेयर करेंगे विद द स्टैंडर्ड रेंट एंड टेक द लोअर वैल्यू। इसमें से हमने कौन सी वैल्यू लेनी है? लोअर वैल्यू लेनी है। पहले वाले में हमने क्या किया था? म्यूनसिपल वैल्यू एंड फेयर रेंटल वैल्यू में से हायर वैल्यू ली थी। अब इसमें से कौन सी वैल्यू लेंगे? हम लोग लोअर वैल्यू लेंगे। राइट, सो अगर हम कंपेयर करें, हमारी जो स्टैंडर्ड रेंट है वो है 4,80,000 एंड जो फेयर रेंटल वैल्यू जो हमने ऑब्टेन की थी फर्स्ट स्टेप में वो है 5 लाख। सो हम इसमें से कौन सी वैल्यू लेनी है? हमने लोअर वैल्यू लेनी है। सो हम लेंगे 4,80,000। सो हमारी न्यू वैल्यू क्या आ जाएगी? हमारी 4,80,000। कंपेयर, समझ में आया? क्लियर? नेक्स्ट स्टेप, compare the value obtained in step second with the actual rent received and take the higher value. Now अब हम compare करेंगे जो हमारी second step में value आई है उसको हम compare करेंगे actual rent receive and हम क्या लेंगे? take the higher value। इसमें से हमने लेनी है higher value। so अगर हम 4,80,000 and actual rent receive जो हमारा 4,20,000 है उनको compare करें, so हमारी जो higher value होगी वो क्या होगी? 4,80,000। so therefore the gross annual value of the house property कितनी आ जाएगी? हमारी 4,80,000। क्लियर? सबसे पहले हमने लेना है म्यूनसिपल वैल्यू और फेयर रेंटल वैल्यू को कंपेयर करना है एंड टेकिंग द हायर वैल्यू। राइट, सो देन उसके बाद क्या करना है? जो हायर वैल्यू होगी उसको हम कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड रेंट से, उसमें से दोनों में से हमने लेनी है लोअर वैल्यू। राइट, देन लोअर वैल्यू जो भी हमारी सेकंड स्टेप में वैल्यू आएगी उसको हम कंपेयर करेंगे एक्चुअल रेंट रिसीव से, और जो दोनों में से हायर वैल्यू होगी वो हमारा क्या होगा? ग्रॉस एनुअल वैल्यू ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी। क्लियर? मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? ऑन फुलफिलिंग सर्टेन कंडीशंस फॉर एन अंडरटेकिंग सेटअप इन सोशल इकोनॉमिक जोन, डिडक्शन अंडर सेक्शन 10 AA ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट इज अलाउड फॉर। राइट, कि अगर हम क्या कर रहे हैं स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स में कुछ कोई अंडरटेकिंग सेटअप कर रहे हैं, देन हमें जो डिडक्शन मिलेगी अंडर सेक्शन 10 AA ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट वो कितने ईयर्स के लिए अलाउबल होगी? 5 ईयर्स, 10 ईयर्स, 15 ईयर्स और अनलिमिटेड पीरियड। जो भी स्पेशल इकोनॉमिक जोन में हम किसी अंडरटेकिंग सेटअप कर रहे हैं, कोई बिजनेस सेटअप कर रहे हैं, तो वो उसके लिए जो हमारी डिडक्शन अलाउबल होगी वो होगी हमारी 15 ईयर्स के लिए। सो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, which one of the following items is not allowed as deduction while computing income from business and profession? right, इनमें से कौन सी आइटम को डिडक्शन के लिए अलाउबल नहीं किया जाता अंडर कंप्यूटिंग इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन? फर्स्ट वन इज फीस पेड टू लॉयर फॉर ड्राफ्टिंग पार्टनरशिप डीड, loss due to embezzlement by an employee, legal expenses paid to protect the building of the business,
कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलिंग अ न्यू टेलीफोन, राइट। इसमें से कौन सी ऐसी आइटम है जिसके लिए डिडक्शन अलाउेबल नहीं होगी? फीस पेड टू द लॉयर फॉर ड्राफ्टिंग पार्टनरशिप डीड, so this item is not allowable as deduction under income from business and profession. Clear? Loss due to embezzlement by an employee, legal expenses paid to protect the building of the business, and cost of installing a new telephone are considered as the income of business and profession. Clear? Next question. Exemption under section 54F of the Income Tax Act 1961 shall not be allowed if the assessee on the date of transfer owns, right? Section 54F की exemption assessee को क्यों नहीं मिलेगी? On the date of transfer owns, अगर उसके पास कोई रेजिडेंशियल हाउस है, ए रेजिडेंशियल हाउस विच इज लेट आउट, की कोई रेजिडेंशियल हाउस है जो कि उसने लेट आउट किया हुआ है, ए हाउस विच इज सेल्फ ऑक्युपाइड एंड मोर देन वन रेजिडेंशियल हाउस। जो हमारी एग्जेम्पशन होती है सेक्शन 54F of the Income Tax Act 1961 shall not be allowed to assessee if on the date of transfer owns more than वन रेजिडेंशियल हाउस। अगर एसएससी के पास उस टाइम पे एक से ज्यादा रेजिडेंशियल हाउसेस होंगे, देन ही विल नॉट क्लेम एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 54F। क्लियर? मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। मैच द आइटम्स ऑफ लिस्ट 1 विद द लिस्ट है। टाइप्स ऑफ इनकम दी गई हैं एंड हेड्स ऑफ इनकम। सैलरी, बोनस, कमीशन एक्सेट्रा रिसीव्ड बाय वर्किंग पार्टनर फ्रॉम द फर्म, pension received by widow of a government employee, profits on the sale of machinery used in business, compensation received from the government on compulsory acquisition of land and profit earned, राइट। जो सैलरी कमीशन बोनस कमीशन है वो किस में आएगी? हमारी इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, यानी ए का आ जाएगा 4, देन हमारे दो ऑप्शंस क्या हो जाएंगे? एलिमिनेट हो जाएंगे। नाउ बी का देखें, पेंशन रिसीव्ड बाय विडो ऑफ अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय किस में आएगा? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। सो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। प्रॉफिट्स ऑन द सेल ऑफ मशीनरी यूज्ड इन द बिजनेस, इनकम फ्रॉम capital gains, and compensation received from the government on compulsory acquisition of land and profit earned किस में आएगा? हमारा income from capital gain। clear? next question, section 80C provides for deduction in respect of tuition fee to dash children। जो हमारी section 80C के अकॉर्डिंग डिडक्शन प्रोवाइड की जाती है इन रिस्पेक्ट ऑफ ट्यूशन फी, वो कितने चिल्ड्रन के लिए होती है? 1, 2, 3 और 4। वो होती है हमारी 2 चिल्ड्रन के लिए, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स, assertion and reason। assertion क्या कह रहा है? टैक्स शुड नॉट बी चार्ज ऑन डिविडेंड इनकम फ्रॉम द शेयर होल्डर्स, राइट। टैक्स चार्ज नहीं किया जाएगा डिविडेंड इनकम के ऊपर फ्रॉम द शेयर होल्डर से। रीजन क्या कह रहा है? Some economists are of the opinion that when tax has already been paid on the profit of the company and balance is distributed as dividend to the owners, tax need not be levied on them, right। कहते कुछ इकोनॉमिस्ट क्या बिलीव करते हैं कि जो हमें जो टैक्स है प्रॉफिट के ऊपर पहले ही पे किया जा चुका है एंड जो बैलेंस है वो डिस्ट्रीब्यूट किया गया है एज डिविडेंड, तो टैक्स क्या है उसके ऊपर पे करने की जरूरत नहीं है हमें डिविडेंड के ऊपर। सो हमें ये बताना है कि दोनों स्टेटमेंट्स क्या है करेक्ट हैं और एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए और नॉट। सो अगर हम देखें असर्शन कह रहा है हमारा टैक्स जो क्या है डिविडेंड इनकम के ऊपर नहीं चार्ज किया जाएगा बिकॉज जो प्रॉफिट है उसके ऊपर हमने पहले ही ऑलरेडी टैक्स पे कर दिया गया है एंड जो बैलेंस है वो ही डिस्ट्रीब्यूट किया गया है एज डिविडेंड टू द ओनर्स, देयरफॉर देयर इज नो नीड टू बी टैक्स लिवाइड ऑन द डिविडेंड इनकम। सो अगर देखें तो बोथ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। सो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। Clear? Next question, minimum alternate tax is imposed on
मैट जो है मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स वो कौन सी कंपनीज के ऊपर इम्पोज किया जाता है? ऑल कंपनीज, पब्लिक लिमिटेड कंपनीज ओनली, प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज एंड पार्टनरशिप फर्म्स एंड कंपनीज। जो मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स है इज इम्पोज्ड ऑन ऑल द कंपनीज वेदर इट इज पब्लिक और प्राइवेट। क्लियर? Next question. Which one of the following statement is not correct with reference to the assessment of firms? All partnership firms formed under the Indian Partnership Act 1932 are assessed as firms under the Income Tax Act 1961। कहते कोई भी जितनी भी पार्टनरशिप फर्म्स होंगी जो कि इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के अंडर फॉर्म हुई हैं उनको क्या है, फर्म्स ही माना जाएगा अंडर इनकम टैक्स एक्ट 1961। Income of a firm is taxable at a flat rate of 30% without any exemption। कि किसी भी इनकम फर्म की इनकम होगी वो टैक्सेबल होगी एट अ फ्लैट रेट ऑफ 30%। Partner shares in the income of a firm is not chargeable to tax in the hands of partners, right? कि किसी की जो पार्टनर का शेयर होगा इन द इनकम ऑफ द फर्म वो चार्जेबल नहीं होगा इन द हैंड्स ऑफ पार्टनर्स। जो रेम्यूनरेशन पे किया गया है पे टू पार्टनर्स ऑफ अ फर्म इज अलाउड एज डिडक्शन सब्जेक्ट टू स्टैट्यूटरी लिमिट, की किसी लिमिट तक क्या है उसके ऊपर डिडक्शन मिलेगी। सो हमने बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट क्या है करेक्ट नहीं है। जो हमारी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है वो कौन सी है, हमारी फर्स्ट ए स्टेटमेंट। बिकॉज यहाँ पे क्या कह रहे हैं, ऑल पार्टनरशिप फर्म्स फॉर्म्ड अंडर द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 आर असेस्ड एज फर्म्स अंडर द इंडियन Tax Act 1961, which is not correct. So our correct option is option E. Next, which one of the following is agricultural income under the Income Tax Act 1961? इनमें से बताना है कि कौन सी एग्रीकल्चर इनकम है। फर्स्ट वन इज इंटरेस्ट ऑन एरियर्स ऑफ रेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ एग्रीकल्चरल रेंट। एरियर्स ऑफ रेंट है उसके ऊपर इंटरेस्ट मिल रहा है। इंटरेस्ट रिसीव्ड बाय अ मनी लेंडर इन द फॉर्म ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, इंटरेस्ट रिसीव कर रहा है कोई मनी लेंडर इन द फॉर्म ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस। इनकम फ्रॉम सेल ऑफ ट्रीज ऑफ फॉरेस्ट विच आर ऑफ स्पॉन्टेनियस ग्रोथ एंड इन रिलेशन टू विच फॉरेस्ट्री ऑपरेशंस अलोन आर परफॉर्म्ड, right? Interest on capital received by a partner from the firm engaged in agricultural operation, कि किसी पार्टनर को इंटरेस्ट मिल रहा है ऑन कैपिटल फ्रॉम द फॉर्म एंगेज्ड इन एग्रीकल्चर ऑपरेशन। सो अगर हम देखें इनमें से कौन सी एग्रीकल्चर इनकम है अकॉर्डिंग टू इनकम टैक्स एक्ट 1961, इंटरेस्ट ऑन एरियर्स ऑफ रेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ एग्रीकल्चर रेंट, दिस इज नॉट एन एग्रीकल्चर इनकम। Interest received by a money lender in the form of agricultural produce, no. Income from sale of trees of forest which are of spontaneous growth and in relation to which forestry operations alone are performed, no. So हमारा correct option क्या हो जाएगा, option D, interest on capital received by a partner from the firm engaged in agricultural operations. Clear? Moving to next question. Any amount of money received in excess of 50,000 without consideration is fully taxable in the hands of, कि कोई भी amount of money हम receive कर रहे हैं in excess of 50,000 but without consideration is fully taxable in the hands of individuals and HUF, individuals, HUF and company and D all of the above। अगर हम कोई भी amount of money excess of 50,000 without consideration receive कर रहे हैं then it is fully taxable in the hands of individuals and HUF, right? वो कंपनी के लिए टैक्सेबल नहीं होगा बट इंडिविजुअल्स एंड HUF के लिए वो क्या होगा, टैक्सेबल होगा। क्लियर? क्लियर? मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following deductions will not come under section 80 of the income tax act, right? इनमें से कौन सी डिडक्शंस 80 सेक्शन 80 के अंडर नहीं आती। डिडक्शन इन केस ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी, किसी पर्सन की डिसेबिलिटी है उसको कोई डिडक्शन मिल रही है। डिडक्शन फॉर इंटरेस्ट पेड ऑन लोन टेकन फॉर परसिंग हायर एजुकेशन, राइट? कि कोई लोन लिया हुआ है उसके ऊपर हम इंटरेस्ट पे कर रहे हैं हायर एजुकेशन के लिए। डिडक्शन फॉर इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फॉर कंस्ट्रक्शन एंड परचेज ऑफ हाउस प्रॉपर्टी, राइट? कि कोई कहते हैं हम लोन के ऊपर इंटरेस्ट पे कर रहे हैं फॉर द कंस्ट्रक्शन एंड
purchase of house property, deduction for repayment of any installment of principal amount borrowed for the purchase construction of house property, right? कि किसी principal amount का लोन पे करने के लिए हमने क्या है दोबारा से लोन लिया है for the purchase construction of property, देन हमें बताना है कि इनमें से कौन सी ऐसी डिडक्शन है जो 80C के 80 सेक्शन 80 के अंडर नहीं इंक्लूड होती। सो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, डिडक्शन फॉर इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फॉर द कंस्ट्रक्शन परचेज ऑफ हाउस प्रॉपर्टी, राइट? कि हम लोन के ऊपर क्या कर रहे हैं, इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, जो कि हमने किसके लिए लिया है, कंस्ट्रक्शन परचेज के लिए, हाउस प्रॉपर्टी के लिए। क्लियर? Next question, an ordinary resident is who follows, ordinary resident कौन सा होता है, both basic and additional conditions follow कर रहा है, ओनली बेसिक कंडीशंस फॉलो कर रहा है, ओनली एडिशनल कंडीशन फॉलो कर रहा है, डी नन ऑफ द। जो ऑर्डिनरी रेजिडेंट होगा वो कौन सी कंडीशंस फुलफिल करेगा, बोथ बेसिक एंड एडिशनल कंडीशंस, राइट? सेक्शन 6 के अंडर हमें बताया गया कि कौन सी दो बेसिक कंडीशंस होती हैं एंड कौन सी एडिशनल कंडीशंस होती हैं, राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन, if a person is resident in any previous year then in the next previous year, कहते कोई पर्सन अगर रेजिडेंट है प्रीवियस ईयर में, तो नेक्स्ट प्रीवियस ईयर में वो क्या होगा, नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट, नॉन रेजिडेंट, रेजिडेंट, एनी वन ऑफ द थ्री, राइट? अगर कोई पर्सन एक प्रीवियस ईयर में रेजिडेंट है देन ही इन द नेक्स्ट प्रीवियस ईयर ही कैन बी एनी वन ऑफ द थ्री, कोई भी बन सकता है, राइट? Next question, under the Income Tax Act 1961, block of assets for the purpose of charging depreciation means, right? Depreciation charge करने के लिए block of assets का मतलब क्या होता है, value of all the assets after depreciation, value of all tangible assets after charging depreciation, value of all those assets to which one rate of depreciation is applicable, and gross value of machinery and plant less accumulated depreciation, right? Block of assets for the purpose of charging depreciation means value of all assets after depreciation, no. Value of all tangible assets after charging depreciation, no. Value of all those assets to which one rate of depreciation is applicable, this is correct. Block of assets means कि वो सारी assets जिन पे एक ही rate का depreciation क्या है applicable होगा, comes under block of assets. Clear? So correct option is option C. Moving to next question, under which of the following situations the appellate tribunal can rectify the mistake in the order passed it under section 254 subsection 2 of the Income Tax Act, right? कहते कौन सी situations में जो appellate tribunal हो है वो अपनी mistake को rectify करेगा in the order passed by under section 254 subsection 2. If subsequent decision of the Supreme Court, High Court is available on the subject after the appellate tribunal's order, कहते कोई subsequent decision जो Supreme Court and High Court का है available on the subject after the appellate tribunal's order, कि उसके बाद आए हैं, if an assessee apply for rectification of the tribunal's order by raising fresh grounds before the tribunal, right? कि assessee ने apply किया है tribunal के order को rectify करने के लिए, if the omission or mistake is on the part of appellate tribunal, कहते कोई गलती क्या है किसकी तरफ से हुई है, appellate tribunal की तरफ से हुई है, if the order is passed by the appellate tribunal under an erroneous impression of fact or law, right? कहते जो order pass किया गया है वो क्या है, erroneous impression है of fact or law. तो हमने बताना है कि एपिलेट ट्रिब्यूनल अपनी मिस्टेक को रेक्टिफाई ऑर्डर्स पास करके कब करेगा, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 254 सबसेक्शन 2. सो अगर हम देखें तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन क्या कह रहा है, इफ सब्सिक्वेंट डिसीजन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट इज अवेलेबल ऑन द सब्जेक्ट आफ्टर द एपिलेट ट्रिब्यूनल्स ऑर्डर, राइट? If an assessee apply for rectification of the tribunal orders by raising fresh grounds before the tribunal, no. If the omission is on the part of tribunal, बिल्कुल सही. If the order is passed by the
appellate tribunal under an erroneous impression of fact or law. So हमारा correct option क्या हो जाएगा? Option C, right? Next question, assertion क्या कह रहा है? Tax evasion is taken by employing unfair means, right? कहते टैक्स इवेजन कब किया जाता है? By employing unfair means. Because reason क्या कह रहा है? Payment of tax is avoided through illegal means or fraud or for tax evasion. कहते हैं जो पेमेंट ऑफ टैक्स को हम अवॉइड कैसे करेंगे? थ्रू इलीगल मीन्स और फ्रॉड फॉर टैक्स इवेजन, राइट? टैक्स इवेजन करने के लिए हम क्या करेंगे? अपने इलीगल मीन्स को या फ्रॉड करेंगे, राइट? सो हमने देखना है कि दोनों स्टेटमेंट्स क्या करेक्ट हैं और एक दूसरे को क्या कर रही हैं? करेक्ट एक्सप्लेन कर रही है. टैक्स इवेजन कहते हैं बाय अंडरटेकन बाय एम्प्लॉइंग अनफेयर मीन्स, बिकॉज हम कहते हैं पेमेंट ऑफ टैक्स को तभी अवॉइड कर सकते हैं अगर हमने इलीगल मीन्स और फ्रॉड को किया हो, राइट? सो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? वो क्या हो जाएगा? ए इज ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. क्लियर? दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट है एंड जो रीजन है वो करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है असर्शन को. Clear? So this is it for today's video. I hope you like the questions. Please subscribe my channel Renu Mittal Coaching Classes. Thank you so much for watching.